हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ के लिए जो हमारी 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके एंड जीएस की प्रैक्टिस सेट जो चल रही है, हम सेट नंबर 2 को देख रहे हैं और ये सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, जहां पे हम 76 से लेकर 100 जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे और इसके बाद आपको इसका पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 76 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो एक गुड फ्यूल जो है ना, एक गुड फ्यूल का कैरेक्टर नहीं है। गुड फ्यूल का जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो एक गुड फ्यूल क्या होगा? गुड फ्यूल जो होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है ना, वो होना चाहिए बहुत हाई। एक गुड फ्यूल होगा उसकी जो ऊष्मीय मान है वो हाई होना चाहिए, मतलब कि यदि आप फ्यूल को जलाते हो तो उसको जलाने के बाद कितना ज्यादा आपको ऊष्मा मिल रहा है, कितना ज्यादा आपको जो है वो ऊष्मा ऊष्मा मिल रहा है। तो जितना ज्यादा आपको हीट मिलेगा, जितना जितना आपको कैलोरी मिलेगा, तो वही कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। तो ये हाई होना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद जलाने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैस हैं वो उत्सर्जित होने चाहिए। तो क्या ये गुड फ्यूल का कैरेक्टर है? तो नहीं, ये गुड फ्यूल का कैरेक्टर नहीं है। तो हमारा आंसर है वो वी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो एक फ्यूल का शुड बी नाइदर टू लो और नॉर टू हाई। इग्निशन टेम्परेचर होता है कि वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई जो वस्तु है, कोई जो फ्यूल है वो जलना स्टार्ट कर दे, तो वो ना तो एकदम लो होना चाहिए। लो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वह जैसे एयर में भी आएगा, एयर के कांटेक्ट में भी आएगा तो जल जाएगा। एयर के कांटेक्ट में भी आएगा तो जल जाएगा। और बहुत ज्यादा हाई होगा तो आप उसको जला भी नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा हाई होगा तो जलाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो दैट्स वाई एकदम बीच का एक मध्यम मार्ग होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है। तो यहां से आपका आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ध्यान रखना है अच्छे ईंधन के बारे में, ये सब चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। उष्मीय मान बहुत ज्यादा होनी चाहिए, पहला जो आंसर है वो सही है। दूसरा है जो है वो एकदम उल्टा होना चाहिए कि हानिकारक गैस और अवशिष्ट जो पदार्थ है वो नहीं मिलने चाहिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब जो है वो बहुत कम मिलने चाहिए। तभी वो जो है वो गुड ईंधन कहलाएगा। और कैलोरीफिक वैल्यू आपको मैंने बताया कि यदि आप 1 किलोग्राम 1 केजी जो है फ्यूल को पूरी तरीके से आप कंबसन करते हो, पूरी तरीके से आप उसको जलाते हो, तो कितना ज्यादा अमाउंट में आपको वो जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो होता है। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना, इसका बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको H2O मिलता है। और H2O के साथ साथ हमें जो है वो आपकी कैलोरी जो है वो हीट मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, एनर्जी लिखो ज्यादा बेस्ट है। तो एनर्जी हमको मिलता है जब इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है। तो यहां से आपको ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत के मूल जो संविधान है उसमें लोकसभा के सदस्य संख्या को कितना जो है वो निश्चित किया गया था। मूल संविधान की बात की जा रही है। तो भारत का जो मूल संविधान था, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको हमने 1950 में अपनाया है पूरी तरीके से। पहले तो इसके कुछ पार्शियल पार्ट्स हैं वो हमने अपना लिए थे। तो इस संविधान का आर्टिकल नंबर 81 जो है, अनुच्छेद 81 जो है, उसके अनुसार कहा गया है कि लोकसभा जो है ना, वो लोकसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होगा वो कितना हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन राज्यों का, वो 500 से निश्चित की गई थी कि 500 जो है वो होगी इस आर्टिकल में। तो आर्टिकल 81 में ये कहा गया था। बाद में जो है वो इसमें संशोधन हुए और इस संशोधन के बाद इसकी संख्या जो है वो समय समय पर बढ़ती रही। जैसे कि भारतीय संविधान में 7वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो हुआ, कब हुआ? तो 1956 में हुआ। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन के अनुसार जो है वो संविधान का 7वां जो भाग है, उसमें भी संविधान संशोधन जो है वो किया गया था। ये बिहार एसआई में पूछा गया सवाल है। और उसके साथ आपको ध्यान रखना है कि 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये जो 500 सीट है इसमें बढ़ोतरी की गई और इसकी संख्या जो है वो 525 कर दी गई। इसकी संख्या जो है वो 525 कर दी गई। उसके बाद जो है वो अभी वर्तमान की हम यदि बात करें तो वर्तमान में 543 सीटें हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिसमें आपको पता है कि दो एंग्लो इंडियन का जो सीट था ना, एंग्लो इंडियन का, उसको अब हटा दिया गया। 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद इसको कंप्लीटली एबोलिश कर दिया गया। ठीक है।
तो आपको ये ध्यान रखना है। और यदि हम अधिकतम संभव सीटों की बात करें कि अधिकतम संभव सदस्य जो है वो कितने आ सकते हैं, तो 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके बाद अधिकतम जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं एक 550, क्योंकि 2 जो है वो हट गया, 552 था, तो 550 आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है? और लोकसभा जो होता है वो भारत का ऊंची सदन होता है। हाँ, लोकसभा जो होता है उसको निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा उसको जो है वो उच्च सदन कहा जाता है। और सदस्यों का जो लोकसभा का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से व्यस्क जो मताधिकार होता है, अडल्ट जो सफरेज होता है उसके द्वारा होता है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। लोकसभा में जो पक्ष का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। विपक्ष का नेता आपको बनना है तो आपको टोटल जो है वो 1/10 जो सीटें हैं और आपको जीतनी पड़ती है। मतलब यदि हमको 550 सीटें हैं तो 55 सीटें आपको जीतनी पड़ेगी, तभी जाके आप जो है वो विपक्ष की पार्टी बन पाओगे, अदरवाइज विपक्ष की पार्टी आप नहीं बन पाओगे। तो मूल संविधान की यहाँ बात हो रही है, तो 500 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? कौन सा जो है वो एक्ट आया जिसके बाद सेंट्रल जो बजट है उसको सेपरेट कर दिया गया स्टेट्स जो है उनके बजट से? तो भारत शासन अधिनियम 1919 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का है, इसके ही द्वारा ये जो है वो व्यवस्था की गई थी, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसी में पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय जो विषय हैं उनको अलग किया गया था, सेपरेट किया गया था। किनको किनको? तो यहाँ पे सेंट्रल, सेंट्रल और जो प्रोविंशियल है, प्रोविंशियल मतलब स्टेट, आप समझ लो, प्रोविंशियल है, इन दोनों के जो है वो विषय को अलग कर दिया गया था और इनके बजट भी अलग हो गए थे। तो इस तरह से आपको प्रांतीय जो विधायिका है उसको अपना बजट अपना बनाना पड़ता था, और इसी प्रकार से जो प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से यहाँ अलग कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो एक्ट 1909 दिख रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो 1919 वाला हो गया। ये मार्ले मिंटो सुधार है। मार्ले मिंटो जो सुधार है, यह जो अधिनियम था, इस अधिनियम ने प्रांतीय जो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा। यहाँ पे आप विधान परिषद का जो है वो साइज है उसको बढ़ाया गया। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो सेपरेट जो पृथक निर्वाचन मंडल है वो दिया गया था यहाँ पे मुस्लिमों के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 1935 का यदि हम बात करें तो इसमें जो है वो प्रांतीय स्वतंत्रता को और मजबूत किया गया, लेकिन बजट को अलग करने का काम जो है वो 1919 वाला में हुआ था। बाकी 1935 के अधिनियम से ही आपको जो है वो एक संघीय कोर्ट भी बना था, फेडरल कोर्ट भी बना था, और इसी अधिनियम से जो है वो वर्मा जो है, जिसको म्यांमार कहते हो, उसको भारत से अलग भी किया गया था। ठीक है? और इसी जो 35 का अधिनियम है, इससे भारत के जो राष्ट्रपति है वो ऑर्डिनेंस जो जारी करते हैं वो इसी अधिनियम से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रहा है उससे उसको हम डायरकी जो प्रणाली है, द्वैध शासन जो है वो उसकी यहाँ शुरुआत होती है। और इसने केंद्र में जो है वो बाई कैमरा जो लेजिस्लेचर आप देखते हो ना, राज्यसभा लोकसभा, वो यहीं से कंसेप्ट में आया था। तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर की बात करें कि निम्नलिखित में से डिजीज दिए गए हैं उनमें जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा ऐसा जो है वो जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बैक्टीरियल डिजीज कौन सा नहीं है? ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा नहीं है? तो हम एक पौधे की बीमारियों को यहाँ पे देख रहे हैं। तो नींबू में जो है ना, नींबू में कैंकर रोग हो जाता है। नींबू में कैंकर रोग हो जाता है। ये जो कैंकर रोग होता है ना, ये बैक्टीरिया के ही कारण होता है। कैंकर जो रोग होता है वो बैक्टीरिया के ही कारण होता है। और इस बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनाज सिट्री। जेंथोमोनाज सिट्री। ठीक है, जेंथोमोनास सिट्री। जेंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया होती है, जिस कारण से लेमन में जो है वो कैंकर डिजीज होता है, नींबू में कैंकर डिजीज होता है। उसके बाद जो ब्राइट डिजीज होता है, पैडी में, धान में, धान में जो अंगमारी रोग होता है वो भी बैक्टीरिया डिजीज है। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है। जेंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा ये जो है वो डिजीज होता है। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज ही है। उसके बाद आपको दिख रहा है विल्सन रोग, जो कि विल्सन रोग कहाँ होता है? तो ये गेहूं में होता है, वीट में होता है। सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विल्सन रोग वीट में होता है। ये एक बैक्टीरिया के ही जो बैक्टीरियल ये डिजीज है, जीवाणु के द्वारा ही ये जो डिजीज है वो होता है।
और विल्सन रोग, और ये जो गेहूं का जो ब्लैक चॉफ भी कह सकते हो या फिर विल्ट रोग भी इसको कह सकते हो, ये भी जो है वो किससे है, तो ये भी जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज ही है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसी तरह का है। और जो आपका उसके बाद जो है वो मूंगफली बचा, मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज जो है वो नहीं है, क्योंकि मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है ना, वो फंगल डिजीज है। कैसा है? तो ये फंगल डिजीज है, फंगस से होता है। कौन सा फंगस से होता है? तो ये जो फंगस है, सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा जो स्पीसीज है, प्रजाति है, उसका जो कवक है उससे ये होता है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं होता है। इसमें जो है वो रोग, ऐसा जब रोग होता है तो पत्तियों में गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। तो यही ये जो है वो कहलाता है। पौधे के में कई सारे और भी जो है वो फंगल डिजीज होते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं में रस्ट रोग होता है। गेहूं जो होता है, व्हीट जो होता है, वो उसका जो रस्ट रोग है वो इसी फंगल के कारण ही होता है। उसके बाद आलू में जो लिट ब्लाइट लोग होता है, लिट ब्राइट लोग ऑफ पटैटो, लिट ब्लाइट रोग ऑफ पटैटो, ये भी इसी के कारण होता है। उसके बाद रेड रॉट जो गन्ने में होती है, रेड रॉट, लाल सड़न जो होती है गन्ने में, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये भी इसी के कारण ही होता है। ठीक है। उसके बाद पौधों में यदि वायरल डिजीज की बात करें, वायरस के कारण जो पौधों में बीमारियां होती है, वो तंबाकू में टोबैको मोज़ेक वायरस से होती है। तंबाकू में जो मोज़ेक रोग होता है वो टोबैको मोज़ेक वायरस है, उससे होता है। केले में जो बंकी चॉप ऑफ बनाना होती है, बंची टॉप ऑफ बनाना, वो एक जो है वो बैक्टीरियल वायरल डिजीज ही है। और प्लांट के जो पादप जो हैं, उनके रोगों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उनको कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी होता है कि जब पौधे की बीमारियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल 80 नंबर का है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो रिंग ऑफ फायर है, कई सारे जो है वो ज्वालामुखी हैं। तो रिंग ऑफ फायर वोल्केनो है, तो ये रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर जो है वो किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर जो है, वहां पे जो है वो क्या क्या रहेगा? तो वहां पे पहली बात तो अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है। दूसरी बात कि वहां पे वोल्केनो बहुत ज्यादा है। और हरिकेन उतना ज्यादा नहीं है, और नहीं जंगल की आग वहां पे है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बन जाएगा। एक और दो दोनों सही होगा। तो रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर के चारों ओर एक जो घोड़ा का नाल होता है ना, आप इस तरह से रखो, ये घोड़े की नाल ऐसे ही कुछ होती है। तो इसी घोड़े की नाल की तरह ना रिंग ऑफ फायर जो है वो है। रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर में रहता है। और यहाँ पे जो है वो सिस्मिक और वोल्केनिक गतिविधियां बहुत ज्यादा होती है। यही कारण कि यहाँ पे जो है वो कई टेक्टोनिक प्लेट की जो सीमाएं हैं उस पर स्थित है। दैट्स वाई यहाँ पे भूकंप भी बहुत ज्यादा आता है और ज्वालामुखी भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट्स है ना वो एक दूसरे से टकराती रहती है और एक दूसरे से दूर भागती रहती है। दैट्स वाई ये एक सबडक्शन जोन होता है। सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन, ये पढ़ोगे ना ज्योग्राफी में तो समझ में आएगा। सबडक्शन जोन, यहाँ से एक प्लेट है ना, ये दूसरी प्लेट से आ रही है, तो ये टकराने के बाद नीचे चली जाएगी और यहाँ से जो लावा है ना वो बाहर की ओर निकलने लगता है। तो वोल्केनिक ऐसे क्रिएट होता है, तो ये ध्यान रखना है। और दुनिया का लगभग 90% जो भूकंप है और जो 75% जो ज्वालामुखी है ना, एक्टिव ज्वालामुखी है ना, वो इसी क्षेत्र में है। एक्टिव वोल्केनो जो है वो इसी क्षेत्र में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जंगल की आग तो कई जंगलों में लगते रहती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? कौन सा हॉटस्पॉट? तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट देखो क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक एरिया, एक ऐसा एरिया जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब कि वहां पे फ्लोरा एंड फ्यूना, जानवर और वनस्पति दोनों है, वहां पे फ्लोरा एंड फ्यूना दोनों है। लेकिन वो दोनों जो प्रजातियां हैं ना, ये सारे जो प्रजातियां हैं अब संकट में आ गए हैं। सब जो है वो डेंजर में है, सारे जो संकट में है।
तो ऐसे जो क्षेत्र होता है ना, उसका विनाश का बहुत ज़्यादा खतरा होता है ना, तो ऐसे क्षेत्र को हम हॉटस्पॉट कर देते हैं। पहला तो बायोडायवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी वो क्या है, क्योंकि वो उनका उन पे खतरा है, दैट्स व्हाई वो हॉटस्पॉट हो जाते हैं। तो एक ऐसे क्षेत्र जिसमें स्थानीय प्रजातियाँ जो केवल वहीं पाई जाती हैं ना, उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो डेंस होता है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, और वो जो है वो निवास स्थान के विनाश के कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे खतरा होता है, दैट्स व्हाई वो हॉटस्पॉट कहलाती हैं। और ये जो है वो भारत में कहाँ देखने को मिलता है, तो ये भारत में वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट जो है वो वहाँ पे ये देखने को मिलता है। पश्चिमी घाटी जो है, जिसको आप सह्याद्री के नाम से भी जाने जाते हो, वो भारत का जो हॉटस्पॉट्स, 4 हॉटस्पॉट भारत में है, उनका एक जो है वो, उनमें एक है ये, ठीक है? भारत में जो हॉटस्पॉट है, वो 4 हॉटस्पॉट हैं। पहला जो है वो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट आप लिख लो। दूसरा जो है वो सुंडालैंड लिख लो, ठीक है? दूसरा जो है वो सुंडालैंड लिख लो। तीसरा जो है वो आप हिमालय लिख लो, हिमालयाज़ लिख लो, जो हिमालयाज़ हैं, वो भी आता है इसमें। और चौथा जो है वो इंडो बर्मा लिख लो। इंडो वर्मा जो रीजन है वो भी इस हॉटस्पॉट में ही आता है। तो हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन, और उसके बाद सुंडरलैंड जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, वो इसमें आता है। जो पश्चिमी घाट है वो यूनेस्को जो विश्व धरोहर है उसका दर्जा भी इसको मिला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में बायोडायवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा खतरा में है, ठीक है? सबसे ज्यादा खतरा में, तो सीधा सा आंसर आपको निकलेगा कि इन चार में से एक ही है जो हॉटस्पॉट में आते हैं। बाकी सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरी वृक्ष और मैनग्रोव जो वन यहाँ पे पाए जाते हैं, इस कारण से जो सुंदरबन है, जो कि एक सबसे बड़ा डेल्टा है, और मैंग्रोव जो है वो पारिस्थितिकी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो थार मरुस्थल है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला मरुस्थल है, वो थार ही है। भारत का जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, वहां पे ये अवस्थित है। और सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो वो थार मरुस्थल है। और वो जो है वो कहाँ है, तो वो अफ्रीका का जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, वहां पे है। और इसी तरह से गोबी मरुस्थल जो है वो चाइना और मंगोलिया के बीच में है। ग्रेट इंडियन डिजर्ट जो है, ग्रेट विक्टोरिया जो डिजर्ट है, गिब्सन जो डिजर्ट है, ये सारे जो डिजर्ट है मरुस्थल हैं, ये सारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और पेंटागोनिया का मरुस्थल आप बता दो कहाँ है? पेंटागोनिया ऑलरेडी मैंने काफी डिस्कस किया है मरुस्थल के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी लद्दाख जो है वो एक ठंडा मरुस्थल है। ये भी पूछा जाता है लद्दाख के बारे में, ठंडा मरुस्थल है जो कि एक यूटी के रूप में आपको आता है। और हॉटस्पॉट जो है इसका कंसेप्ट किसने दिया था? कभी ये पूछ लिया जाए कि ये हॉटस्पॉट है, इसका कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था, तो नॉर्मल मायर्स ने दिया था। मैंने जो स्टैटिक जीके डिस्कस किया था ना सीजीएल वाले कोर्स में, उसमें इसको मैंने बताया था, ठीक है? इसको मैंने बताया था नॉर्मन, ऐसे लिख लो, नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स में 1988 में ये जो हॉटस्पॉट वाला कंसेप्ट है वो उसने दिया था। तो ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक लिस्ट है और सेकंड लिस्ट है, आपको मिलाना है। तो आप देखिए, रेसिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, फोर्स है और पावर है, ठीक है? रेसिस्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, फोर्स है और पावर है। तो रेसिस्टेंट जिसको आप प्रतिरोध कहते हो वो क्या है? तो प्रतिरोध का जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम होता है। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, प्रतिरोध का ओम है। तो 1 का 4 देखो कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हाँ इसमें तो है ना, इसमें नहीं है। तो बी और डी बच रहा है ऑप्शन हमारा, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। तो एम्पियर कौन सा है? 1 में है, देखो। उसके बाद 1 कहीं दिख रहा है, बी में 1 दिख रहा है, बी में 1 दिख रहा है, यहाँ पे बी में 3 दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन बच गया, ठीक है? ऑप्शन बच गया, तो बी का कौन हो गया? इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया, और उसके साथ एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद फोर्स है वो न्यूटन हो गया, बहुत आसान सा है। और पावर की बात करें तो पावर जो है वो वाट हो गया। उसके बाद हम जो है वो, यदि हम वर्क की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो वर्क हो या फिर एनर्जी हो, वर्क हो या फिर एनर्जी हो, दोनों का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? तो दोनों का एसआई यूनिट जूल ही होता है। ये ऐसे यूनिट जो है ना वो बार बार पूछे जाते हैं।
उसके बाद यदि आपको प्रेशर का यूनिट पूछा जाए तो वो पास्कल होता है, पास्कल होता है। उसके बाद यदि आपको फ्रीक्वेंसी की यूनिट पूछी जाए, आवृत्ति की यूनिट जो है वो पूछी जाए, तो वो हर्ट्ज होता है, वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सवाल है कि बुद्ध चरित्रम जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बुद्ध चरित्रम बहुत आसान सा सवाल है, अश्वघोष के द्वारा ये लिखा गया है। बुद्ध चरित्रम, अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष। कालिदास तो कभी आएंगे ही नहीं बुद्ध में, आपको कभी कंफ्यूजन भी होगा तो बाणभट्ट और अश्वघोष में हो सकता है। तो अश्वघोष एकदम क्लियर है, आसान सा सवाल है, 50 बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बुद्ध चरित्रम आखिर मतलब हुआ क्या? बुद्ध चरित्रम मतलब हुआ कि बुद्ध का जीवन, बुद्ध का जीवन। तो ये एक महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। बाकी महाकाव्यों की यदि हम बात करें तो महाभारत, महाभारत और रामायण, यही दो महाकाव्य हैं। लेकिन इस बुद्ध चरित्र को भी महाकाव्य के रूप में जो है वो माना जाता है। और इसका लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज भी यदि आपसे पूछा जाए, लैंग्वेज है वो क्या है, तो लैंग्वेज इसका संस्कृत है। संस्कृत लैंग्वेज में ये किताब है जो है वो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, जो कि एक बौद्ध दार्शनिक थे, एक फिलोसफर, बुद्धिस्ट फिलोसफर थे। और इसका काम जो कार्यकाल जो है वो अश्वघोष का कब था? तो ये जो कार्यकाल है वो कुषाण सम्राट जो कनिष्क है उसके समय के ये हैं। कनिष्क का जो समय है, उस कनिष्क के ही दरबार में ये रहते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास की बात करें तो कालिदास जो है वो गुप्त पीरियड है, गुप्ता जो पीरियड है उससे संबंधित है। और इनकी जो किताब है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शकुंतलम, जो मेघदूत, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे इनकी लिस्ट है, मैं कभी आपको बता दूंगा पूरी लिस्ट इनकी। उसके बाद बाणभट्ट आता है। बाणभट्ट जो है ना वो हर्षवर्धन के काल से संबंधित है। किसके काल से? तो वो हर्षवर्धन का जो काल रहा है उससे संबंधित है, उसके वो दरबारी कवि थे। और इसने क्या लिखा है? तो हर्षचरित्र और कादंबरी नामक जो रचना है वो इसी ने की है, बाणभट्ट ने ही किया है, हर्षचरित्र और कादंबरी। उसके बाद अश्वघोष है ना, इसको जो है वो सौंदरानंद या फिर सारीपुत्र प्रकरण नामक भी इन्होंने, जो कविताएं हैं वो अश्वघोष, कहानियां हैं वो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। तो दो और अश्वघोष की याद करो, सौंदरानंद, सौंदरानंद इनका हो गया। और उसके साथ ही आपको याद रखना है सारीपुत्र, सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण जो है वो ये भी अश्वघोष के द्वारा ही लिखा गया है। और ये जो है वो संस्कृत नाटक के जनक के रूप में भी अश्वघोष को माना जाता है। तो इनको फाउंडर ऑफ संस्कृत प्ले, नाटक। और बाकी नाटक के लिए जो है वो जो है वो एक नाट्य शास्त्र जो किताब है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल आपसे पूछा रहा है कि विच इज द लार्जेस्ट लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। आपको ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शनों में सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो भारत में जो है वो किस स्टेट की है? तो वो सिक्किम की हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम का जो है वो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिजोरम जो है वो यह दूसरे सबसे कम आबादी वाला है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो तीसरा। और गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के मामले में ये सारे से अधिक है। तो ये अब बात आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो है वो न्यूनतम जनसंख्या डेंसिटी वाली बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश 17 है। और सर्वाधिक जो है वो डेंसिटी वाली बात करें, हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो बिहार हो जाएगा, 1106। और दिल्ली जो है वो यूटी में सबसे ज्यादा होता है, 11,000 के आसपास है। और उसके बाद सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से वो लक्षद्वीप हो जाएगा। तो ये सब फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान जो गोल्ड है, उस गोल्ड का सबसे ज्यादा माइन जो है ना वो किस देश में है? किस देश के पास गोल्ड की सबसे ज्यादा माइन है? तो वो जो हो गया वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। गोल्ड माइन रिजर्व के मामले में ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो दुनिया का पहला स्थान रखता है। ठीक है, और यहाँ पे भूमि के नीचे आर्थिक रूप से निकलने वाला जो सोना है वो बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है।
और यदि हम इस ये तो रिजर्व की बात करें कि गोल्ड जो है खान है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन यदि रिजर्व की बात करें ना, रिजर्व की बात करें कि रिजर्व, ये तो रिजर्व हो गया, हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन, उत्पादन कौन सबसे ज्यादा करता है, तो वो चाइना। उत्पादन जो है वो चाइना करेगा। उत्पादन के मामले में चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक है, लेकिन भंडारों के मामले में बात करें, खानों की बात करें, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण अफ्रीका जो है वो सोना उत्पादन भी करता है, लेकिन हीरे के लिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हीरा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास भी कई सारे खाने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मुगल काल में मुहतसीब जो है, एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये सवाल है। तो मुहतसीब जो है ना, वो मुगल पीरियड में उसका क्या काम होता था मुहतसीब का। तो जो मुहतसीब होता था उसका देखना था ना कि आपका जो है वो नेचर कैसा है। ठीक है, आपका जो है वो आचरण कैसा है। तो ऑफिसर ऑफ द कंडक्ट के रूप में ये काम करता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल जो है वो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी। तो मुहतसिब एक अधिकारी था जो कि सार्वजनिक नैतिकता और आचरण को देखता था। पब्लिक मोरल एंड कंडक्ट को ये देखभाल करता था। यही जिम्मेवारी इसको मुहतसिब को मिली था। इसके जो काम होते थे उसके द्वारा यह जो है वो सुनिश्चित करना था कि लोग जो है वो सरिया, सरिया क्या है, इस्लामिक कानून है। सरिया क्या है, सरिया एक बुक है जिससे इस्लामी कानून चलता है। तो क्या इस्लामी कानून के अनुसार जीवन लोग व्यतीत कर रहे हैं या फिर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसको ही मुहतसीब जो है वो देखता था। जैसे कि आपको शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, बाजार में जो है वो माप तौल में बेईमानी ना आपको नहीं करनी है। तो ये सारा काम जो है ना वो मुहतसिब ही देखता था कि आखिर आपका नेचर कैसा है। आपका नेचर कैसा है, आप शरीयत को मान रहे हो या फिर नहीं मान रहे हो। यह जो पद है ना वो सबसे यदि इंपॉर्टेंट बात करें तो विशेष रूप से औरंगजेब का जो शासन काल हुआ था, जिसको जिंदा पीर भी कहा जाता है, 1707 में इसकी डेथ हुई थी। वहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। औरंगजेब के जो काल में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, और यदि हम आर्मी चीफ की बात करें तो सेना के जो अधिकारी होते थे ना उनको मीर बख्शी कहा जाता था, और या फिर फौजदार भी कहा जाता था। सेना के जो अधिकारी आर्मी चीफ हैं उनको क्या कहते थे, तो मीर बख्शी, मीर मीर बख्शी कहा जाता था। मीर बख्शी, या फिर आप फौजदार भी कह सकते हो, फौजदार भी कहा जाता था। ये हो गया। उसके बाद जो है वो हेड ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट जो था, पत्राचार विभाग था जो पत्र वत्र देखता था कि किससे कैसे किस राज्य से सेटलमेंट करना है, किस राज्यों से बात करनी है। तो इसे कहा जाता था मीर मुंशी या दबीर ए खास। इसको कहा जाता था मीर मुंशी, मीर मुंशी, या फिर इसको कहा जाता था दबीर ए खास, दबीर ए खास, दबीर ए खास इसको कहा जाता था। ये याद रखना है। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, राजस्व जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था, प्रमुख राजस्व अधिकारी तो बोल होता था, उसको दीवाने आलम बोलते थे। दीवान बोल लो, आमील बोल लो, या फिर करोड़ी बोल लो, करोड़ी। ये तीनों जो है वो इसको ही बोलते थे, दीवान, अमील या फिर करोड़ी। ये सब इसमें शामिल हैं। तो आपको यहाँ से जो है वो ध्यान रखना है। आचरण ऑफिसर जो है वो मुहतसिब कहलाता था। 87वां नंबर सवाल की बात करें कि वित्तीय आपात घोषणा के अनुमोदन करने वाले जो संकल्प है उसको संसद के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर जो है वो जारी कर देना चाहिए, कितने माह के भीतर जो है वो उसको अप्रूवल जो है वो दे देना चाहिए। यही आपसे सवाल जो है वो पूछा गया है कि विद इन हाउ मेनी मंथ्स मस्ट द रिजोल्यूशन अप्रूव टू अप्रूव्ड द प्रोक्लामेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी भारतीय संविधान में लगता है, जो कि अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है। तो इसको यदि आपको पास करवाना है दोनों सदनों से तो वो 2 महीने के अंदर पास आपको करवाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। 2 महीने के भीतर संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इससे आपको यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी ये लगाया जा सकता है। और ये जो अप्रूवल होगा ना वो सिंपल मेजोरिटी से, एकदम सिंपल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है, उससे आपको इसको लेना है, ये ध्यान रखना है।
और ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम जो बात करें 1 माह जो आपका यहाँ दिया हुआ है ना, जब भी आपको नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, नेशनल इमरजेंसी जो लगती है, जो 3 बार लगी है भारत में, वो 352 से लगती है। तो 352 से लगती है और 3 टाइप से भी लगती है, आपको पता है ये सब। और इसको जो अप्रूवल देना होता है ना, वो 1 माह के अंदर देना होता है। 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर इसको अप्रूवल देना होता है। और जो है वो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है? और एक बार जब अनुमोदन हो जाता है, उसके बाद वित्तीय आपातकाल जो है वो अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, जब तक कि इसे रद्द नहीं किया जा सके। और ऐसा जारी रखने के लिए संसद में बार-बार जो संसदीय अनुमोदन जो होता है, अप्रूवल जो होता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। एक बार ले लिया काफ़ी है। वित्तीय आपातकाल के दौरान जो है वो केंद्र राज्यों को वित्तीय मामले पर अपना जो है वो इंस्ट्रक्शन दे सकती है। और राष्ट्रपति जो है वो न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, उनके अलावा जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके वेतन जो होते हैं, उन सब में जो है वो कमी कर सकती है। बाकी फ़ाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, वो अभी तक कभी नहीं लगी है, आपको ये ध्यान रखना है। 88 नंबर बात करें कि शशांक जो है वो किस धर्म का अनुयायी था? बहुत इंपॉर्टेंट है शशांक। शशांक किस रिलीजन है उसको फॉलो करता था, जिसने बोध गया का जो बोधि वृक्ष था ना, उसको कटवाया था। इसने ही बोध गया का जो वृक्ष है उसको कटवाया था। अभी जो आप बोध गया के वृक्ष देखते हो ना, ये 5th जनरेशन का है, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम है उसके द्वारा लगवाया गया था। तो शशांक जो है ना, वो 7वीं सदी का बंगाल का जो गोंड साम्राज्य था, बंगाल का जो गोंड साम्राज्य था, वहां पे 7वीं सदी में ये जो है वो शशांक शासन करता था। एक शक्तिशाली शासक भी था। और यह जो है वो भगवान शिव जो है ना, भगवान जो शंकर हैं, उनका ये उपासक था। भगवान जो शिव हैं, भगवान जो शंकर हैं, उनका ये उपासक था, शिव भगवान का उपासक था। और बौद्ध धर्म के और इसकी जो है वो घृणा के रूप में आप देख सकते हो। इसने जो है वो बौद्ध ग्रंथ, विशेष रूप से जो हिन सांग के जो यात्राएं हैं, उनके द्वारा जो लिखा गया था, उसको शशांक ने बोध गया में उसी बोधि वृक्ष के साथ जो है वो हटवा दिया था, जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान जो है वो प्राप्त किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शशांक जो है वो हर्षवर्धन का समकालीन और उसका प्रतिद्वंदी था। वर्तमान जो बोधि वृक्ष है, वो मूल नहीं है, इसे बार बार काटा गया है। और मैंने बताया कि ये 5th जनरेशन का है। और जो 5th जनरेशन है वो उसको लगवाया किसने है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। तो वो जो है वो सैब उपासक था। तो ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर की बात करें कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है? देखो, की जब भी आ जाएगा ना, दो होता है, दक्षिण की गंगा और दक्षिण की गंगा, और दूसरा है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा। दो शब्द आते हैं, एक दक्षिण भारत की गंगा है और एक है दक्षिण गंगा। तो जब भी की आ जाएगा ना, तो की से क याद रखिएगा, कावेरी। और यदि दक्षिण गंगा की बात करें, साउथ गंगा की बात करें, साउथ गंगा की बात करें, तो वो जो है वो गोदावरी होगा, क्योंकि सबसे लंबी नदी है, 1495 के आसपास इसका लेंथ होता है। तो इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, इसको वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, वृद्ध वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्यों वृद्ध कहते हैं? तो इसने अपना जो है सो नदियां बहती है, क्यों? क्योंकि उनमें स्लोप होता है। अब ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप यदि फ्लैट हो जाए एक दूरी पर जाके, तो जितना ज्यादा फ्लैट हो रहा है, इतना मतलब आपने अपनी स्टेबिलिटी को पूरी कर ली है, मतलब आप जो है वो आप बूढ़े हो रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी आपकी आ रही है। तो इस कारण से ना नदियां, ये गोदावरी है ना, अपनी फ्लैट में आ गई है। दैट्स वाई इसको वृद्ध जो नदी है वो कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वो इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के कारण दी गई है। जैसे ठीक उत्तर भारत में जैसे गंगा होती है, यह नीचे की, चूंकि भारत में ना, भारत में गंगा जो है वो 12 मासी नदी है। 12 मासी नदी की वो हमेशा पेरिनेलियल, इसको अंग्रेजी अंग्रेजी में 12 मासी की मैं बात करूं तो वो क्या है, पेरेनियल, पेरेनियल इसको बोलते हैं, 12 मासी जो बोलते हैं, वो नदी है। मतलब कि यहाँ पे पानी जो है ना, इसमें 12 महीने रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बर्फों के जो पिघलते हैं क्षेत्र, वहां से इसमें पानी आता है। जैसे गंगा क्या आता है, गंगोत्री की ग्लेशियर है, वहां से आता है। तो उसी तरह से जो दक्षिण भारत की ये जो कावेरी नदी है ना, इस कावेरी नदी को भी जल का स्रोत बहुत ज्यादा है। दो तरह से इसको स्रोत मिल जाता है। पहला तो दक्षिण जो पश्चिमी मानसून है उससे मिल जाता है, और दूसरा जो है वो जो कोरट होते हैं ना, उसमें जमा हुआ पानी रहता है,
उससे भी मिल जाता है। दैट्स वाई ये बारहमासी नदी है दक्षिण भारत की, और एकमात्र नदी है जो बारह जो है वो है, क्योंकि इसको दक्षिण पश्चिमी जो है और उत्तर पूर्वी मानसून है, दोनों से पानी मिल जाता है, और इसी के साथ साथ जो पहाड़ी एरिया के कोरट्स होते हैं ना, उनमें भी पानी जमा हुआ रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ओल्ड गंगा मैंने बता दिया, वृद्ध गंगा मैंने बता दिया, उसके साथ दक्षिण गंगा मैंने बता दिया। वेंगई और कृष्ण जो नदी है, ये दक्षिण भारत की अन्य महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो हैं। ठीक है। अब बात करें कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कावेरी नदी का जो ओरिजिन है ना, वो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं, वहां पे ताल कावेरी से वो निकलती है। ताल कावेरी है, वहां से वो निकलती है। कहाँ से? तो ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी जो हिल्स है वहां पे तार कावेरी है, वहीं से ये निकलती है। कावेरी नदी जो जल विवाद है वो किस किस स्टेट के बीच है, तो मेनली तो ये तमिलनाडु एंड कर्नाटक के बीच है, वो बहुत समय से चला आ रहा है। और शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है, और जो है वो ये याद रखिएगा। उसके बाद कुछ मंगलेश्वर करके है ना, वो गोदावरी पर आता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं है। नहीं शब्द पे हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आपको तकला मकान, सारा मरुस्थल है, ठीक है, सारा जो है वो डिजर्ट की बात हो रही है। तो तकला मकान जो मरुस्थल है वो चाइना में है। चकला मकान जो मरुस्थल है वो चाइना में है, ये कोई डाउट नहीं है, ये सही है। उत्तर पश्चिम जो चाइना है वहां पे ये तकला मकान एक मरुस्थल है, जो कि कैसा मरुस्थल, तो कोल्ड मरुस्थल है, जैसे लद्दाख है ना हमारा, तो कोल्ड मरुस्थल है, ठंडी मरुस्थल है। उसके बाद चाइना और मंगोलिया का जो सीमा है ना, वहां पे ये गोबी मरुस्थल आती है। गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया का जो सीमा है वहां पे ये आती है, ये आपको ध्यान रखना है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है, तो ये तो सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। और थार मरुस्थल जो है वो भारत का मरुस्थल है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। और ग्रेट इंडियन डिजर्ट के रूप में भी इसे जो है वो जाना जाता है। आटाकामा मरुस्थल जो है ना, वो चिले में है। चिले जो है वो सेंटियागो चिले की राजधानी होती है। चिले जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक जो है वो स्टेट है, जो कि लिथियम जो ट्रायंगल होता है ना उसका पार्ट है। लिथियम ट्रायंगल क्या होता है, तो ABC होता है। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, इसको लिथियम ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट है, इन दोनों के बारे में याद होना चाहिए, कई बार मैंने बता रखा है। आटाकामा मरुस्थल जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मरुस्थल है ना, वाटाकामा मरुस्थल है, वो दक्षिण अमेरिका में है। और ये जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा जो ड्राई मरुस्थल बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा जो शुष्क मरुस्थल है वो है, क्योंकि गैर ध्रुवीय मरुस्थल है, नॉन पोलर डिजर्ट है, और जो कि सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट के रूप में जो है वो जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पे गिस्बन मरुस्थल देखने को मिल रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पीछे कि गिस्बन जो है ना अफ्रीका में आ ही नहीं सकता है, गिस्बन तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में गिस्बन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गिस्बन जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल मिलेगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल मिलेगा, ये सब ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। सहारा की बात करें तो वो उत्तर अफ्रीका में पाया जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, लेकिन वो कैसा है, तो वो हॉट मरुस्थल है। हॉट मरुस्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। जो अरेबियन मरुस्थल है, वो अरेबियन पेनिनसुला जो है वो सबसे बड़ा पेनिनसुला होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गोबी मरुस्थल मैंने ऑलरेडी बताया है, ठंडा मरुस्थल है गोबी वाला भी। गोबी वाला भी जो है वो कोल्ड डिजर्ट ही है। आटाकामा भी जो है वो तकला मकान भी है, वो भी कोल्ड डिजर्ट है। भारत में जो है वो लद्दाख का डिजर्ट है, वो कोल्ड डिजर्ट है। कालाहारी जो मरुस्थल है वो दक्षिण अफ्रीका में आता है। कालाहारी जो मरुस्थल है वो दक्षिण अफ्रीका में, और उसके साथ ही साथ अटलांटिक जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जो है वो ठंडा मरुस्थल आता है, अंटार्कटिका, नॉट अटलांटिक, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो विश्व का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल्ड डिजर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहां से आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं शब्द पे हमेशा ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात कर रही है, न्यूक्लियर पावर जो प्लांट्स है उनके बारे में बात कर रही है। तो नरौरा कहाँ है, नरौरा जो प्लांट है वो कहाँ है, तो नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कोई डाउट नहीं, ये सही है। ठीक है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कुडानकुलम की बात आ रही है, तो कुडानकुलम जो है वो कर्नाटक में है, तो कुडानकुलम कर्नाटक जो है वो नहीं है। कुडानकुलम जो है वो तमिलनाडु में है।
कुडानकुलम जो है वो तमिलनाडु में है और यह भारत का सबसे बड़ा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद काकरापार जो है वो कहाँ है, तो काकरापार जो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, क्योंकि कुडानकुलम जो है वो कर्नाटक ना होकर तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है और तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, जो कि सबसे पहला भारत का था। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है। कर्नाटक में यदि हम बात करें कि कौन सा मरुस्थल है, ये यदि कर्नाटक वाली पूछ लिया जाए कि कौन सा है, तो कर्नाटक में कैगा है। कैगा है, कौन सा है, कैगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रावत भाटा यदि आपसे पूछा जाए कि कहाँ है, रावत भाटा जो है वो कहाँ है, तो आर से रावत, तो आर से राजस्थान, आर से रावत, आर से राजस्थान। और जो है वो तमिलनाडु में दो मरुस्थल है, एक तो कुडानकुलम मैंने बता दिया और दूसरा जो है वो कलपक्कम, कलपक्कम। ठीक है। और भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसका संचालन कौन करता है, तो एनपीसीआईएल के द्वारा किया जाता है, एनपीसीआईएल। ठीक है। एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। 92 नंबर सवाल की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का जो गठन है वो किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान सा भी सवाल है। तो कैबिनेट मिशन जो है ना, कैबिनेट मिशन जो है उसके द्वारा ये जो है वो संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसने संविधान को जो है वो निर्माण किया। और जब तक संविधान जो है वो पहली जो लोकसभा का क्रिएशन नहीं किया गया था, तब तक ये जो है वो संसद के रूप में भी काम करती थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 जो आया था उसके द्वारा जो है वो किया गया था। 1946 में जो आया था उसके द्वारा किया गया था। इसके ये जो कैबिनेट मिशन था, इसके 3 मेंबर थे। तीनों मेंबर का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला जो है वो पैथिक लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस था। दूसरा जो है वो स्टेफर्ड क्रिप्स था, स्टेफर्ड क्रिप्स था। और तीसरा जो है वो एवी अलेक्जेंडर था, एवी अलेक्जेंडर था। तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था और टोटल जो है वो 10 लाख पे एक चुने जाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो आया था, स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव जो है वो क्रिप्स मिशन है उसके द्वारा दिया, जो है वो अ, उसके द्वारा था। लेकिन इसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, क्रिप्स मिशन को, याद रखना है। तो एक्सेप्ट किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन वाला हुआ था। ली कमीशन की बात करें तो ये लोक सेवा आयोग से संबंधित ली कमीशन है, यूपीएससी से संबंधित है। यूपीएससी का जो क्रिएशन होता है, लोकसभा आयोग का क्रिएशन होता है, वो इसी ली कमीशन के द्वारा, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो उसका हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का हुआ था। और ली कमीशन कब आया था, तो 1923 में आया था, याद रख लेना है। हंटर कमीशन जो है वो दो हंटर कमीशन भारत में बने हैं। पहले दो हंटर कमीशन बने हैं, पहला जो बना है वो एजुकेशन से रिलेटेड बना है और दूसरा जो बना है वो बना है जालियांवाला बाग बाग हत्याकांड। जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है उसको जांच करने के लिए। तो जो पहला हंटर कमीशन बना था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 1882 में शिक्षा से रिलेटेड बना था। शिक्षा से रिलेट करके हंटर कमीशन, जिसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। और दूसरा जो है वो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है वो हंटर कमीशन बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा जो है उसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को जो है वो पहली बैठक हुई थी। और इसमें आप मुझे बताइए कि किसको जो है वो अध्यक्ष जो है वो चुन दिया गया था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बूढ़ा थे। तो अस्थाई अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुन दिया गया था और बाद में जो है वो राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष जो है वो चुना गया। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। और ड्राफ्टिंग कमेटी में 6+1 जो है वो सदस्य थे, 6+1 जो है वो सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। 6+1 ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 मेंबर थे और एक भीमराव अंबेडकर, तो टोटल 7 हो जाएंगे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, कोई एक हाइट है, उस हाइट से जो है वो नीचे इसको गिराया जा रहा है। ठीक है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा जो है वो रहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसके पास एनर्जी है। तो देखो, जब भी आप किसी चीज को हाइट पे रहते हो ना, तो उस हाइट के कारण उसमें आता है पोटेंशियल एनर्जी, उसमें आता है पोटेंशियल एनर्जी उस हाइट के कारण। ठीक है। स्थितीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं। लेकिन जब भी ये हाइट से नीचे उतरने लगा, तब उसके पास जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी होती है।
ये दोनों जो है वो मैकेनिकल एनर्जी का ही पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जब जमीन को छू रही है मतलब उसके पास क्या है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ना कि काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी है ना कि पोटेंशियल है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा आंसर बनेगा। गतिज ऊर्जा जो है वो उसके पास होता है, तो जब भी वस्तु कोई एक निश्चित हाइट पे होती है तो उसको पोटेंशियल मिल जाता है, और यही जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, तो एम इसका कुछ ना कुछ मास होगा, जी जो है वो 9.5 होगा, और एच जो है वो हाइट के कारण आ जाएगा, तो एम जी एच जो है वो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और उसी तरह से जो है वो कोई वस्तु जो है वो गिर रहा है, गिराया जा रहा है, तो वैसे में उसके पास गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस जो आने लगते हैं उसको हाफ एम बी स्क्वायर कहते हैं। मास तो है ही, उसके बाद वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो होता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जैसे ही ठीक भूमि को वो छू रही है तो इसकी ऊंचाई जो है वो शून्य हो जाती है, मतलब एच बराबर जो है वो जीरो हो जाता है। दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि एच जो है वो खत्म हो गया, हाइट है ही नहीं इसके पास, तो जीरो तो मतलब जीरो। दैट्स वाई उसके पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है वो बचती है, क्योंकि यहाँ एच से कोई मतलब है ही नहीं। थर्मल एनर्जी की बात करें तो टक्कर के दौरान कुछ गतिज ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में बदल सकती है, यही जो है वो थर्मल एनर्जी है वो कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो ही मानते हैं जब नीचे उतर जाती है। तो केमिकल एनर्जी जो है वो वस्तु का एक रासायनिक बंधन संग्रहित के कारण केमिकल एनर्जी जो है वो होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा। 94 नंबर की बात करें कि इनमें से किस क्रांति का संबंध जो है वो कोको उत्पादन से है या फिर चमड़ा उत्पादन से है, तो कोको या फिर लेदर का प्रोडक्शन से संबंधित है, तो ये ब्राउन रिवॉल्यूशन है। कौन सा रिवॉल्यूशन है, ब्राउन। ब्राउन जो रिवॉल्यूशन है वो किस किस से रिलेट करता है, तो वो लेदर इंडस्ट्री से, लेदर इंडस्ट्री है उससे, और उसके बाद कोको इंडस्ट्री है उससे। ठीक है, उसके बाद कोको इंडस्ट्री है उससे ये रिलेट करता है। और यह जो है वो एक गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में था, कोको। तो ये नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी का सोर्स है उसके रूप में था। काली क्रांति की बात करें, ब्लैक जो रिवॉल्यूशन की बात करें, तो वो पेट्रोलियम से रिलेट है, विशेषकर जो इथेनॉल है उसके प्रोडक्शन से। तो ब्लैक जो रिवॉल्यूशन है वो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम खास करके इथेनॉल, ठीक है, खास करके कौन सा, तो इथेनॉल, इथेनॉल से रिलेट करता है। उसके बाद जो है वो आपको ग्रे रिवॉल्यूशन जो दिख रहा है जिसको धूसर क्रांति भी कह रहे हैं, ये फर्टिलाइजर से है, फर्टिलाइजर से धूसर क्रांति जो है वो रिलेट करता है फर्टिलाइजर से। उसके बाद गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेट करता है, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर से रिलेट करता है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि शहद हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, इन सब का उत्पादन करते हैं। पिंक रिवॉल्यूशन की बात करें, पिंक जो रिवॉल्यूशन है, गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज और झींगा से रिलेट करता है। और उसके बाद राउंड जो रिवॉल्यूशन है वो आलू से रिलेट करता है। याद रखना ये सब चीजें आपको ध्यान। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा है, कोकोवा उत्पादन से, तो वो ब्राउन क्रांति हो जाएगी, भूरी क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, परीक्षा जो बांध है वो किस नदी पे बनाया गया है, परीक्षा बांध जो है वो बेतवा नदी पे बनाया गया है, उत्तर प्रदेश की ये नदी है। किन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है, आपको ये पता है, नदी लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है उसके अनुसार। तो बेतवा नदी जो है उस पर परीक्षा बांध जो है वो बनाया गया है, और इस बांध के परीक्षा थर्मल पावर जो स्टेशन है वो भी बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, और इस पर आपको जो है वो माता टीला बांध और राजघाट बांध ये सब आपको मिल जाएंगे इस पर। इस पर और कौन सा बांध मिलेगा, तो माता टीला, माता टीला, और उसके बाद जो है वो राजघाट, राजघाट बांध है, ये दोनों इसमें मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विटेकर के द्वारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है, उनमें से कौन सा सही शामिल नहीं है। आर एच विटेकर के द्वारा जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया था, ये आपको पता है, तो उसमें कौन इंक्लूडेड नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन इंक्लूडेड नहीं है। तो आर एच विटेकर है, उसने 1969 में, 1969 में 5 किंगडम जो है, 5 किंगडम जो है वो उसका जो है वो उसको वर्गीकृत किया, जिनमें उन्होंने सबसे पहले जो रखा वो मोनेरा को रखा। मोनेरा जो किंगडम है उसको उन्होंने सबसे पहले रखा। इस मोनेरा में उन्होंने किस चीज को रखा, तो मोनेरा में इन्होंने प्रोकैरियोटिक जितने भी है, प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए,
इन सबको प्रोकैरियोटिक जो है उनको रखा मोनेरा में। दूसरा जो उन्होंने रखा वो प्रोटिस्टा को रखा। प्रोटिस्टा को रखा, और प्रोटिस्टा में कौन कौन सा रहा, तो प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर रहे हैं, यूनी सेलुलर जो भी यूकैरियोटिक जीव रहे हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक, जिनके पास न्यूक्लियस डिफाइंड हो, जैसे कि कौन सा है, अमीबा। अमीबा जैसे कि क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम ये सारे जो है वो प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं। तीसरा कौन सा उन्होंने रखा, फंगल उन्होंने रखा, फंगी, जिसको आप कवक जो है वो वर्ग कहते हो। कवक, मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद कवक आया, फंगी आया। फंगी में जो है वो कौन सा रखा, तो फंगी में हेट्रोट्रोपिक जितने भी यूनिसेलुलर है, हेट्रोट्रोपिक जितने भी यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर, और उनके पास जो है वो हेट्रोट्रोपिक जो यूकैरियोटिक है, नॉट यूनिसेलुलर, हेट्रोट्रोपिक जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक जो है उनको फंगल में रखा गया। जैसे कि मशरूम हो गया, मशरूम हो गया, मशरूम हो गया, उसके बाद ईस्ट हो गया, ये सब आती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ गया कौन सा, तो फोर्थ नंबर पे प्लांटी बोलते हैं, जिसमें प्लांट्स सारे आते हैं। प्लांटी जो प्लांट्स वाले सारे आए, तो इसमें सारे जो है वो मल्टी सेलुलर है, जितने भी प्लांट्स है वो इसी में आ जाते हैं। पांचवा जो है वो एनामेलिया आता है, जिसमें मल्टी सेलुलर होता है और हेट्रोट्रोपिक होता है, और इसमें सारे के सारे एनिमल जो है वो आ जाते हैं। ठीक है। तो कहीं आपको इसमें प्रोटोजोआ दिखा, प्रोटोजोआ कहीं दिखा, तो प्रोटोजोआ नहीं दिखा, तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा आंसर है। प्रोटोजोआ जो है वो कोई एक जगत प्रोटिस्टा, जो किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो के अंतर्गत आता है, और एक प्राणी है, ना कि ये पूरा एकदम अलग से इसको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, नहीं। ठीक है। तो वर्गीकरण का जो सबसे पहला प्रयास यदि किसी ने किया था क्लासिफिकेशन का, तो वो किया था लिनियस ने, जिन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया दो पार्टों में बांट दिया था, प्लांट और एनिमल दो पार्टों में बांट दिया था। इस कारण से फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है ना, वो कार्लैंड लिनियस को कहा जाता है, कैरोल लिनियस है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि माणिक्य और नीलम जो है उसका रासायनिक रूप से कैसे जाना जाता है। ठीक है। जो माणिक्य है और नीलम है, रूबी हो गया माणिक्य, उसके बाद सफेयर जो है, जिसको नीलम कहा जाता है, सफेयर, इन दोनों को आप एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जानते हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रूबी जो हो गया, जिसको माणिक्य कह रहे हैं, ठीक है, रूबी जो है जिसको माणिक्य कहा जा रहा है, उसी के साथ साथ जो नीलम है, जिसको सफायर कहा जाता है, सफायर कहा जाता है नीलम को, नीलम को, ये जो है वो दोनों रत्न है। और ये रत्न मतलब मोती मूंगा ये सब है ना, उस क्लासिफिकेशन में आता है। तो जो रत्न है वो कोरंडम है, कोरंडम नामक जो खनिज है ना, कोरंडम नामक जो खनिज है, इससे ये दोनों मिलता है, दैट्स वाई ये क्या है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है। और रासायनिक रूप से जो कोरंडम है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो Al2O3 है उसका है। और याद रखना है, तो रंगों में अंतर और अशुद्धियों के कारण ये होता है। माणिक्य का जो लाल रंग होता है वो क्रोमियम अशुद्धि उसमें होती है, दैट्स वाई वो होता है। तो माणिक्य का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, वो रेड होता है। रीजन रेड होने का क्या है माणिक्य का, तो इसमें क्रोमियम नामक अशुद्धि होती है, क्रोमियम, कभी भी पूछ लिया जाए, ध्यान होना चाहिए, क्रोमियम अशुद्धि के कारण ये होता है। उसके बाद आपको जो नीलम दिख रहा है, नीलम का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो नीलम का जो रंग होता है वो नीला होता है, नीला कलर का होता है। ये नीला रंग उसको कहाँ से मिलता है, तो वो आयरन से मिलता है, और उसी के साथ साथ टाइटेनियम से मिलता है। हाँ, टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम से ये मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखने ना है। और जो सिलिकॉन ऑक्साइड है, जिसको SiO2 बोलते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है, सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो क्वार्ट्ज, सिलिकॉन ऑक्साइड में कौन कौन सा आ जाएगा, तो सिलिकॉन ऑक्साइड में क्वार्ट्ज आएगा, क्वार्ट्ज हो जाएगा। उसके बाद एमेथिस्ट हो गया, और ओपल, क्वार्ट्ज हो गया पहला। दूसरा जो है होगा वो कहा गया
एमेथिस्ट, और तीसरा जो हो गया वो ओपल हो गया, ओपल। ठीक है, एमेथिस्ट, ओपल और क्वार्ट्ज, ये तीन जो है वो SiO2 हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, और लेड ट्राइऑक्साइड कौन कौन सा है? ये जो आपको दिख रहा है लेड ट्राइऑक्साइड, तो लेड ट्राइऑक्साइड की मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा है। तो लेड ट्राइऑक्साइड को सिंदूर कहते हैं, इसको सिंदूर जो है वो लेड ट्राइऑक्साइड को कहा जाता है। उसके बाद बोरोन नाइट्रेट जो आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जिसको BN कह सकते हो आप, बोरोन नाइट्रेट जो आपको दिख रहा है BN, यह जो है वो एक सिंथेटिक कंपाउंड है, बहुत ही कंट्रोल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर हार्ड सिंथेटिक सिंथेटिक कंपाउंड है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। 89 नंबर की 98 नंबर की बात करें कि कोई चालक तार है, उसमें PVC द्वारा कोटिंग करके, उससे क्या, जैसे आप तार देखते हो वायर वाला, उस वायर में ऊपर से कोटिंग PVC की हुई होती है, एक कवर चढ़ाया हुआ होता है, वो कवर जो है वो क्या करता है, कवर जो है वो क्या करता है, कवर का आखिर क्या काम है? तो वो शॉर्ट सर्किट से बचा देता है आपको, शॉर्ट सर्किट से बचा देता है, ऑप्शन नंबर सी। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जिसको PVC आप बोलते हो, ठीक है, PVC जो बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, वो एक इंसुलेटर होता है, वो एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है, तो वहां से जो है वो हीट, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं बाहर निकलेगी। ठीक है, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिसिटी जब निकलती ही नहीं, तो वो जो है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है उससे बचाता है। चालक तारोज हैं उस पे PVC की कोटिंग करने का मेनली दो रीजन होता है। पहला रीजन कि लोगों को जो है वो बिजली के झटके ना लगें, इलेक्ट्रिक शॉक्स जो है वो ना लगें, और दूसरा रीजन होता है कि दो तार जब एक साथ आ जाए ना, तो एक दूसरे के जो संपर्क में आते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दैट्स वाई शॉर्ट सर्किट ना लगे। तो शॉर्ट सर्किट जो है वो आखिर कब लगता है? तो जब फेज वायर ना है, वो न्यूट्रल तार, फेज वायर जा रहा है, दो तार जाती है ना, फेज और न्यूट्रल, जिसको अर्थ आप बोलते हो, तो यूजुअली होता क्या है, रेड कलर में जो है वो फेज वायर चली गई, ब्लैक कलर में जो है वो आप कौन सी कलर को भेजते हो, ब्लैक कलर में अर्थ वाली वायर जाती है, जिसको आप न्यूट्रल कहते हो, तो अर्थ वाली चल गई इसमें, अर्थ वाली जो चल गई वो किस में चली गई, तो अर्थ वाली चली गई ब्लैक में, और वो जो है वो रेड में जाती है, यूजुअली यही होता है। तो शॉर्ट सर्किट यहाँ से आपका आंसर जो है वो होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होगा। ओवरलोडिंग क्या होता है? तो जब आपको आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही हो और आप ज्यादा यूज करना चाहते हो, तो वो जो है वो ओवरलोडिंग कहलाता है। आप इन्वर्टर में इसको देख सकते हो कि जब भी जो जब सर्किट में उसकी क्षमता से अधिक जो है वो खींचा जाता है, तो PVC कोटिंग जो है वो मतलब उसकी जो क्षमता है उससे ज्यादा आप ले रहे हो, तो वो ओवरलोड हो जाएगा। उसके बाद फ्यूजिंग की बात करें, तो फ्यूज जो है वो एक तार जैसा काम करता है, जो कि शॉर्ट सर्किट होते समय तुरंत फ्यूज जो है वो टूट जाता है। जैसे हमको यहाँ से यहाँ तार ले जाना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा हमको तार ले जाना है, तो बीच में हम एक फ्यूज डाल देंगे, एक फ्यूज हम डाल देंगे, और जैसे ही बिजली में शॉर्ट सर्किट आएगा, तो ये बिजली तेज आएगी, तो ये फ्यूज खुद ब खुद टूट जाएगा, जिस कारण से कनेक्शन जो है वो, सर्किट जो है वो अनकम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो ड्रिपिंग, ऐसा कुछ यहाँ पे शब्द नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनीड जो है, होमिनीड के जो जिस्म है वो मिले थे, होमिनीड जो फॉसिल है वो भारत में कहाँ से सबसे पहले मिला था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हथनौर से मिला था, हथनौर है ऑप्शन नंबर जो डी है, वहां से मिला था। भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो क्या है? तो भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ कहाँ आ जाएगा? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और भूटान, नेपाल, ये सब जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका पहला और एकमात्र जो होमिनिड मिला है, जिसको प्रारंभिक मानव आप कहते हो, जो अर्लियर ह्यूमन आप इसको कहते हो, अर्ली ह्यूमन इसको कहते हो, ये कहाँ से मिला है? तो भारत का एकमात्र जगह है हथनौरा, वहां से ये मिला है। और ये जीवाश्म है वो कब मिला था? तो 1982 में मिला था, 1982 में है वो मिला था। यह जो जीवाश्म है वो एक आंशिक खोपड़ी जो था, वो खोपड़ी है, एक खोपड़ी है। ठीक है, आंशिक एक खोपड़ी है।
और यह जो है वो अरुण सुकनिया के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? अरुण सोकनिका या फिर सोकनिया कह लो। अरुण सोकनिया है, उसके द्वारा खोजा गया था। और मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद है, जिसको अब नर्मदापुर कहा जाता है, इस जिले में नर्मदा घाटी है, उसी के हथनोर नामक स्थान पर ये खोजा गया था। तो ये हथनोर है कहाँ? तो हथनोर है, पहली बात की नर्मदा घाटी में है। नर्मदा घाटी में ये है। ठीक है। देखो, नर्मदा घाटी नहीं पूछा था, नर्मदा घाटी पूछ देता तो आप आसानी से कर लेते। नर्मदा घाटी में है, और नर्मदा घाटी में ये हथनोर जगह है। अब ये नर्मदा घाटी कहाँ है? तो ये जो नर्मदा घाटी है, वो होशंगाबाद जिला में है, जिसको आप क्या कहते हैं? तो इसको नर्मदापुर अब कहा जाता है। नाम चेंज हो गया है, नर्मदापुरम इसको कहा जाता है। अब ये नर्मदापुरम कहाँ है? तो ये नर्मदापुरम जो है वो होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद जिले में। और ये होशंगाबाद जिला कहाँ है? तो ये एमपी का जिला है। तो ऐसे कोई भी आपको पूछा जा सकता है स्थान, कोई भी। आपसे हथनौर पूछ लिया जाए, तो हथनौर कहाँ है? नर्मदा घाटी में है। नर्मदा घाटी कहाँ है? नर्मदापुरम जिले में है। नर्मदापुरम में है, और नर्मदापुरम जिला कहाँ है? तो वो होशंगाबाद जिले में है। और होशंगाबाद जिला कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश के राज्य में है। ठीक है, ये आपसे ध्यान रखना है। और ये जीवाश्म है, उसको नर्मदा मानव के नाम से भी जाना जाता है, और इसे एक पुरातन होमो सेम्पियंस या फिर होमो इरेक्टस है, उसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। होमो इरेक्टस मतलब पहली बार जो खड़ा होना मानव जो है वो स्टार्ट किया था, तो इसको बोलते हैं होमो सेपियंस। सेपियंस या फिर उसको होमो इरेक्टियस बोल दो। इरेक्टस मतलब पहली बार जो है वो खड़ा होना स्टार्ट किया था। जो दमदमा आपको दिया हुआ है ना, या दमदम मतलब बार बार ऐसा करके रखो, दमदम है। तो दमदम जब भी आपको पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है वो दो तीन सब यहाँ पे मिले हैं एक साथ। ठीक है, तीन सब यहाँ पे एक साथ मिले हैं। ठीक है। दमदम हो गया, सराय नहर हो गया, ये उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जो मेसोलिथिक बोला जाता है, मध्य पाषाण काल का ये स्थान है। मध्य पाषाण काल का ये दोनों स्थान है, दमदमा और सराय नहर। दमदमा और सरायनगर ये दोनों यूपी का है। ठीक है। और यहाँ से मानव के जो है वो कंकाल मिले हैं। ठीक है। यहाँ से जो मानव है उसके कंकाल मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो दमदमा है उसे वहां से तीन कंकाल मिले हैं। राखी गढ़ी जो है वो सिंधु घाटी से संबंधित है, और ये हरियाणा में है, और भारत का सबसे बड़ा जो है वो हड़प्पा स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू द नेचर। ये वेदों की ओर लौटो नहीं है, नॉट वेदों की ओर लौटो, इट इज गो बैक टू द नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। तो ये नारा जो है वो प्रकृति की ओर लौटो, ये किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रूसो के द्वारा दिया गया था। रूसो एक फिलोसफर है, उनके द्वारा ये दिया गया था। गो बैक टू द नेचर या फिर रिटर्न टू द नेचर जो है वो नारा है। और रूसो कौन था? तो रूसो एक फ्रांसीसी फिलोसफर था, जिसको जिन जैक रूसो पूरा नाम इसको बोले। तो मैं वर्ल्ड जी के जब बता रहा था ना, तो उसमें पूरा बताया भी है, एक्सप्लेन भी किया है इसके बारे में। आप देख सकते हो, बिहार एसआई के लिए जो मैं करवा रहा था, जिन जैक्स रूसो। जिन जैक रूसो जो है ना, ये उसका पूरा नाम है, जो कि एक जर्मन जर्मन बोलो फ्रांसीसियन फिलोसफर है। ठीक है, फ्रेंच फिलोसफर है। रूसो का मानना था कि आधुनिक सभ्यता और समाज है उसने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया है, और मनुष्य जो है वो अपना स्टेट ऑफ नेचर जो है ना, उसकी प्राकृतिक जो अवस्था है उसमें अच्छा और स्वतंत्र था। ठीक है, अपने नॉर्मल नेचर में, स्टेट ऑफ नेचर में वो स्वतंत्र था। यह नारा जो है वो उसके दर्शन के केंद्रीय विचार को दर्शाता है। ठीक है, कि लोगों का जो कृत्रिम सामाजिक बाधाएं हैं, जो कृत्रिम है, ह्यूमन मेड जिसको बोलते हैं, उस जो आर्टिफिशियल सोसाइटी जो कॉन्सेवेंट है, बाधाएं हैं, उनसे मुक्त होकर एक सरल और अधिक प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए, ये उनका फिलॉसफी था। लॉक जो आपको दिख रहा है, लॉक, तो ये जॉन लॉक जो है, ये जॉन लॉक है। लॉक मतलब जॉन लॉक है, जो कि एक अंग्रेजी दार्शनिक था। इसका कहना था कि प्राकृतिक अधिकारों के लिए ये जाना जाता है। बस एरिस्टोटल जो है वो एक यूनानी दार्शनिक था। और जो है वो आप जानते हो, वेदों की ओर जो लौटो, वो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। इनको नाम इनका बोला गया था, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदास। जो वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है।
तो ये रहा पार्ट नंबर 4। तो सेट नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे कल, शायद कल तक अपलोड कर दिया जाएगा, या फिर हाँ, कल तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।